हालांकि जो लोग खाने आए थे वे सभी उच्च वर्ग के लोग थे। हालांकि वे हंगामा देख रहे थे, लेकिन किसी ने आवाज नहीं की। वांग युनझोंग जियांग चुनफेन के जापानी चाय के कप को देखकर दंग रह गए। वह लंबे समय के बाद भी प्रतिक्रिया नहीं कर सके। जू कियान और भी भयभीत थे। आखिरकार वह एक तीसरी पार्टी थी। अब जब वांग युनझोंग की पत्नी ने उसे पकड़ लिया था और इतने सारे लोग देख रहे थे, तो वह जमीन में एक छेद ढूंढना चाहती थी और खुद को उसमें दफनाना चाहती थी। जियांग चुनफेन स्पष्ट रूप से क्रोधित थी और उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। हालांकि उस कार्रवाई को छोड़कर जहां वह वांग युनझोंग के चेहरे पर चाय के छींटे डालने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। जियांग चुनफेन ने शाप भी नहीं दिया। जैसे ही हर कोई सोच रहा था कि आगे क्या होगा, उन्होंने जियांग चुनफेन को लाल आंखों से घूरते हुए देखा। वह एक दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ घूम गई और चली गई। ऐने सब कुछ देखा। जब उसकी चाची चली गई, तो वह न तो दब्बू थी और न ही दबंग, लेकिन उसने उसकी आंखों में दर्द और निराशा देखी। वह जानती थी कि उसकी चाची एक दयालु व्यक्ति थी, लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद जियान ए को नहीं पता था कि उस पल में वूबी को पता नहीं था कि वह इस लड़की के साथ अच्छा भोजन करना चाहती थी या नहीं। एक मेलोड्रामा। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा, तो वह यहाँ नहीं आता। रात के खाने के बाद वूबी ने व्यक्तिगत रूप से जियान ए को घर पहुंचाया। उन दोनों ने कार के सामने अलविदा कहा। जियान ए शांत भाव के साथ मधुरता से मुस्कुराया। वूबी ने स्वाभाविक रूप से अपने हाथ अपनी जेबों में भर लिए और यह सुनकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। आपका स्वागत है। बात बस इतनी सी है कि ऐसा लगता है कि अगली बार मुझे जगह बदलनी पड़ेगी। जियान ए को स्वाभाविक रूप से पता था कि वूबी का क्या मतलब है। उसने तुरंत उदासीनता से कंधे उचकाए। ये ठीक है, मैं इसे एक निःशुल्क नाटक के रूप में मानूंगा। अगर कुछ और है, तो मैं अगली बार आपको अपडेट करूंगा। वूबी ने जब ये सुना तो वह हंसे बिना नहीं रह सका। उसने मन ही मन सोचा कि यह लड़की सन की है। अंदर जाओ, मैं भी वापस जा रहा हूँ। वूबी घूमा और कार में बैठ गया। उसने खिड़की से जियान ए की ओर हाथ हिलाया। जियान ए ने भी अपना हाथ लहराया और कहा, अलविदा भाई वूबी, सड़क पर सावधान रहें। जियान ए ने दूर देखने से पहले चौराहे पर वूबी की कार को गायब होते देखा। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। हालांकि वह अभी अभी भाई वूबी को चिढ़ा रही थी, लेकिन उसके दिल में थोड़ा बुरा था। निस्संदेह उसे जो बुरा लगा वह उसके चाचा वांग युनझोंग नहीं थे, बल्कि वह चाची थी जिसने अपने पिछले जीवन में गुप्त रूप से उनके परिवार की मदद की थी। जियान ए को पूरी उम्मीद थी कि जियांग चुनफेन वांग युनझोंग को तलाक दे देगी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि जियांग चुनफेन के लिए ये कितना मुश्किल था। जियांग चुनफेन ने विश्वविद्यालय में लेखांकन में पढ़ाई की और वांग युनझोंग के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। अब वह उनके द्वारा स्थापित नवीकरण कंपनी की वित्तीय प्रबंधक थी। यदि उनका तलाक हो गया, तो जियांग चुनफेन को संभवतः बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा, और वह सबसे कठिन हिस्सा नहीं था। सबसे कठिन बात ये थी कि उनके 2 किशोर बच्चे थे। बच्चे प्रेमियों के बीच प्यार का फल थे, लेकिन वे महिलाओं के लिए अपने परिवार छोड़ने में बाधा भी बन रहे थे। कई लोगों ने अपने बच्चों के लिए समझौता करना और उनके लिए अपना जीवन बलिदान करना चुना। इसलिए जियान ए को पता था कि हर परिवार की अपनी कठिनाइयां होती हैं। हालांकि उसे जियांग चुनफेन के लिए दिल का दर्द महसूस हुआ, लेकिन इस मामले का निर्णय जियांग चुनफेन के हाथों में था। जियान ए एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हस्तक्षेप नहीं कर सका, अन्य भी नहीं कर सके। एक गहरी सांस लेते हुए
जियान ए ने मन ही मन सोचा, इसे भूल जाओ, चाहे वे तलाक लें या नहीं। यह उचित है, मुझे इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। हाइचेंग जिले के ली डू गार्डन। ली परिवार। लियू चुंगसिया ने व्यंजनों से भरी एक मेज बनाई। जब सूप का आखिरी व्यंजन परोसा गया तो वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन उस समय ऊपर देख रही थी। पति, व्यंजन तैयार हैं। चांगशेंग को फ़ोन करो और पूछो कि उनका परिवार यहाँ कब आएगा। लियू चुंगसिया लिविंग रूम में चिल्लाया। ली कियांग लिविंग रूम में अखबार पढ़ रहा था। ये सुनकर उसने अपना फ़ोन उठाया। जैसे ही वह जियान चांगशेंग को फ़ोन करने वाला था, तभी दरवाजे की घंटी बजी। वह जल्दी से उठा और दरवाजा खोला। जियान चांगशेंग और कियाओ शुई जियान यी को साथ लाए थे। ली कियांग के चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि उसने जल्दी से फ़ोन किया था, उन्हें घर में प्रवेश करने के लिए कहा। जियोजिया ने अभी खाना बनाना समाप्त किया है, जल्दी अंदर आओ। जियान चांगशेंग अपने साथ कई चीजें ले गए। घर में घुसते ही उसने उन्हें अलमारी पर रख दिया। मैं उन्हें मकाओ से वापस लाया। ली कियांग समारोह में खड़े नहीं हुए और उनसे भोजन कक्ष में भोजन करने का आग्रह किया। जियान चांगशेंग और ली कियांग बचपन के दोस्त थे। हालांकि उनकी वित्तीय ताकत में एक निश्चित अंतर था, लेकिन इससे उनकी लगातार बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ा। पहली मई की छुट्टियों के दौरान सभी ने यात्रा की, इसलिए उन्होंने आखिरी दिन एक साथ रात्रि भोज करने के लिए एक सभा का समय तय किया। जियो मेई कहाँ है? कियाओ शुई ने टेबल सेट करने में मदद करते हुए लापरवाही से पूछा। लियू चुंगसिया ने लापरवाही से उत्तर दिया, वह ऊपर है। फिर उसने जियान यी को बुलाया। यी, जियो मेई कमरे में है, जाओ उसे भोजन के लिए बुलाओ। ली कियांग और जियान चांगशेंग के रिश्ते के कारण उनकी दोनों बेटियां एक साथ बड़ी हुईं। बड़ों की नज़र में बच्चों का भी आपस में रिश्ता अच्छा था। हालांकि ली युनमेई और जियान यी ने अपने माता पिता को यह नहीं बताया कि स्कूल में क्या हुआ था। जियान यी की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह ही थी। वह तुरंत सहमत हो गई और सीधे ऊपर चली गई। ली युनमेई के कमरे का दरवाज़ा कसकर बंद था और अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। जियान यी ने दरवाज़ा खटखटाया और पुकारा, जियो मेई। कमरे के अंदर ली युनमेई अपनी बाहों में एक विशाल मेढक आलीशान के साथ बिस्तर पर बैठी थी। जब उसने दस्तक और जियान यी की आवाज़ सुनी तो वह उदासीन दिखी। जो कुछ हुआ था उसके कारण वह अभी भी जियान यी पर क्रोधित थी। जियान यी दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया और फिर से दस्तक दी। अगर तुम कुछ नहीं कहोगे तो मैं अंदर आ जाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दरवाजा धकेल दिया गया और जियान यी ने अपना सिर अंदर डाल दिया। ली युनमेई बिस्तर पर बैठी थी। उसने जियान यी को नज़रअंदाज किया और उसकी ओर नहीं देखा। लिन यी के कारण उनके सभी सहपाठी छुट्टियां शुरू होने तक भी जियान यी के बारे में गपशप करते थे और इस वजह से जियान यी के आसपास अब ज़्यादा दोस्त नहीं थे। हालांकि शीजी और ली लिनलिन अभी भी उसके साथ थे, लेकिन वे पहले की तरह समर्पित नहीं थे। इसलिए जियान यी को पता था कि उसे ली युनमेई के साथ सामंजस्य बिठाना होगा। खाते में कि दोनों एक साथ बड़े हुए, जब तक उसे खुद को नीचा दिखाने और माफ़ी मांगने का अवसर मिला। उसे विश्वास था कि ली युनमेई अतीत के बारे में भूल जाएगी और उसके साथ मेल मिलाप कर लेगी। उस वक्त ये एक मौका था। जियान यी घूमा और दरवाज़ा बंद कर दिया। वह धीरे धीरे ली युनमेई के बिस्तर पर गई और बैठ गई। उसने उसकी ओर आंखें झपकाईं और धीरे से कहा, क्या तुम अब भी मुझ पर क्रोधित हो? ली युनमेई तुरंत पलटी और ऐसा लगा जैसे वह असहज थी। हालांकि उसने जियान यी का पीछा नहीं किया। ठीक है, जियो मेई,
मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये पहले मेरी गलती थी। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, इसलिए मैंने ये शब्द आपसे कहे। मैंने आप पर सबको हंसाया। ये सब मेरी गलती है। जियान यी ने सभी गलतियों की जिम्मेदारी लेने की पहल की। हालांकि वह सोच रही थी कि चूंकि यहाँ कोई और नहीं था और केवल वे दोनों ही थे, सबसे महत्वपूर्ण बात जियो मेई के लिए उसे माफ़ करना था। जियान यी का रवैया ईमानदार था और उसने अपनी गलती स्वीकार करने की पहल भी की। ली युनमेई मदद नहीं कर सकी लेकिन पीछे मुड़कर उसकी ओर देखने लगी। उनकी उम्र की लड़कियां बहुत क्रोधित और भुलक्कड़ थीं कि इतने समय के बाद छात्रों ने अब इसका उल्लेख नहीं किया। यहाँ तक कि ली युनमेई भी पहले की तरह गुस्से में नहीं थीं। अन्यथा वह जियान यी को अंदर नहीं जाने देती। वह भी अपने लिए रास्ता खोजने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार वे सबसे अच्छे दोस्त थे जो एक साथ बड़े हुए थे, लेकिन इसके बारे में सोचते हुए वह अब भी थोड़ा अनिच्छुक महसूस कर रही थी। अब जब जियान यी ने अपना रवैया कम कर लिया था और उससे माफ़ी मांगी थी, ली युनमेई सीढ़ियों से नीचे चल सकती थी। उसने अनिच्छा से कहने से पहले 2 सेकंड के लिए जियान यी को देखा। उपहार के बारे में क्या? ये सुनकर जियान यी मुस्कुराई। वह तेजी से ली युनमेई का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। मैं इसे अपने साथ लाया था। मकाओ जाने के पहले दिन मैंने इसे आपके लिए खरीदा था। ये हुई ना बात? ली युनमेई मुस्कुराए। जियान यी तुरंत ली युनमेई की ओर झुका और माफ़ी मांगते हुए कहा, मैं हमेशा आपको समझाने का मौका ढूंढना चाहता था। जियो मेई, मेरा इरादा आपसे झूठ बोलने का नहीं था। मैंने कुछ गलत समझा। कुल मिलाकर यह मेरी गलती है। ली युनमेई का गुस्सा शांत हो गया था। ये सुनकर वह जियान यी का हाथ पकड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। इसे भूल जाओ यी, ये सब अतीत की बात है। मैं भी गलत हूँ। मुझे तुम्हें इतने सारे लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहिए था। जियान यी ली युनमेई को फाउंटेन पेन के बारे में समझाना चाहती थी, लेकिन ली युनमेई के रवैये को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह ठीक है। जियान यी ने अपने दिल में राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यह अच्छा है कि आप नाराज नहीं हैं। चलो नीचे चलते हैं और खाना खाते हैं। फिर उन दोनों ने जो कुछ हुआ था उसे एक तरफ रख दिया और सुलह कर ली। रात के खाने के बाद कियाओ शुई और लियू चुंगसिया ने रसोई की सफाई की, जबकि जियान यी और ली युनमेई खेलने के लिए ऊपर चले गए। जियान चांगशेंग और ली कियांग लिविंग रूम में चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। मैंने सुना है कि आपको पिछली नीलामी में झटका लगा था। ली कियांग ने जियान चांगशेंग की ओर देखा और मजाक किया। जियान चांगशेंग ने अपनी चाय पीना बंद कर दिया और असहाय होकर कहा, आपने सब कुछ सुना? ली कियांग एक व्यवसायी थे, लेकिन उनकी कंपनी में कोई रियल एस्टेट शामिल नहीं था। बइयुन सिटी का रियल एस्टेट सर्कल केवल इतना बड़ा है। मैंने एक बार एक सामाजिक सभा के दौरान किसी को इसका उल्लेख करते हुए सुना था। उस समय मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया था। लेकिन बइयुन सिटी में कोई अन्य जियान समूह नहीं है, ली कियांग ने कहा। जियान चांगशेंग ने इससे इनकार नहीं किया। उसने केवल आह भरी। ये सभी लोग जियान समूह को खुद को मूर्ख बनाते हुए देखना चाहते हैं। नीलामी में असफल होना सामान्य बात है, लेकिन जब जियान समूह की बात आती है तो इसे एक झटके के रूप में जाना जाता है। वे एक तिल का ताड़ बना रहे हैं। जियान समूह बइयुन शहर के रियल एस्टेट उद्योग का नेता था। कई लोग जियान ग्रुप को खुद को मूर्ख बनाते देखने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने नीलामी में जमीन के केवल 2 टुकड़े गंवाए थे, लेकिन कुछ लोगों ने इसे मुद्दा बना दिया। फिर जियान चांगशेंग इस बारे में लंबे समय से भूल गया था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया,
जियान चांगशेंग ने अपनी आंखें उठाईं और रसोई की ओर देखा। फिर उसने अचानक अपनी अभिव्यक्ति सीधी की और ली कियांग से धीमी आवाज में कहा, मैंने कुछ देर पहले मीजी को देखा था। जब ली कियांग ने ये सुना तो उसने धूम्रपान करना बंद कर दिया और भौहें सिकोड़ लीं। उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। तुमने उसे भी देखा? जब जियान चांगशेंग ने ली कियांग का स्वर सुना तो वह दंग रह गए। उसने तुरंत पूछा, तुमने उसे भी देखा? उन दोनों ने कुछ देर तक एक दूसरे को देखा और फिर एक ही समय में रसोई की ओर देखने लगे। ली कियांग ने अपनी आवाज धीमी की और गंभीर चेहरे से जियान चांगशेंग की ओर देखा। क्या शुई को पता है? जियान चांगशेंग ने अपना सिर हिलाया। मैं उसे कैसे बता सकता था? अच्छी बात है। ली कियांग ने राहत की सांस ली और कहा, अब आप एक शादीशुदा आदमी हैं और आपका एक बच्चा भी है। अब बेकार चीजों के बारे में मत सोचो। ली कियांग ने वांग युनमेई को पहले पुलिस स्टेशन में देखा था। उस समय उसने उसे एक नज़र में पहचान लिया था, लेकिन वांग युनमेई ने कहा कि उसने गलत व्यक्ति को पहचान लिया था। ली कियांग को पता था कि वांग युनमेई अपने जीवन में कुछ व्यवधान नहीं चाहती थी। जियान चांगशेंग का भी पहले से ही एक परिवार था। वे दोनों 10 साल से अधिक समय से अलग थे और अलग-अलग रास्ते पर चल रहे थे। इसलिए ली कियांग ने वांग युनमेई को देखने के बारे में जियान चांगशेंग को नहीं बताया। अप्रत्याशित रूप से जियान चांगशेंग उससे टकरा गया। जियान चांगशेंग ने कहा, शुई मीजी और मेरे बारे में नहीं जानता। कियाओ शुई बैयुन शहर से नहीं थे। जियान चांगशेंग से शादी करने के बाद वह एक गृहिणी बन गईं और एकांत में रहने लगीं। कई बातें उसके कानों तक नहीं पहुंच पातीं। इसलिए कियाओ शुई को जियान चांगशेंग और वांग युनमेई के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये तो छोड़ ही दें कि जियान चांगशेंग के 2 बच्चे बाहर थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। ली कियांग ने उसे याद दिलाया। मीजी का भी अपना जीवन है। मुझे पता है। जियान चांगशेंग ने कहा, लेकिन वह विवादित दिखे। मैं मीजी के लिए ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ। जियान चांगशेंग सच कह रहे थे। वह एक समय वांग युनमेई से प्यार करता था, लेकिन अब वह अपनी पत्नी कियाओ शुई से प्यार करता है। हालांकि दोनों बच्चे आखिरकार उसके ही थे। लोग ऐसे ही थे। अगर वे पहले नहीं मिले होते तो शायद वह इस बारे में इतना नहीं सोचते। हालांकि चूंकि भाग्य ने उसे मीजी से दोबारा मिलने की अनुमति दी, जियान चांगशेंग हमेशा अपने और वांग युनमेई के 2 बच्चों के बारे में सोचता रहेगा। बाद में वांग युनमेई को देखने के लिए वह उसकी तलाश में याओची गए। उनका लक्ष्य अपने बच्चों को देखना भी था। आखिरकार उन्होंने एक पिता के तौर पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ऐसा ही होगा अगर यह कहा जाए कि वह इसे उसके लिए बनाना चाहता था। वह सिर्फ अपने दोनों बच्चों को देखना चाहता था, एक अच्छे भाई के रूप में। ली कियांग केवल जियान चांगशेंग को याद दिला सकते थे कि उन्हें वांग युनमेई के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन उन्हें अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचने के लिए कहने का अधिकार नहीं था। ली कियांग की अभिव्यक्ति गहरी हो गई और वह केवल इतना ही कह सका, मैंने आपके 2 बच्चों को देखा। उस दिन पुलिस स्टेशन में जियान ए और जियान यू दोनों थे। वह जानता था कि वे चांगशेंग के बच्चे थे और उसने कई बार उनकी ओर देखा भी था। जियान चांगशेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की और पूछा, वास्तव में वे कैसे हैं? क्या वे ठीक हैं? जब उसने सोचा कि कैसे जियान ए ने पुलिस स्टेशन में उससे 3 मिलियन युआन की उगाही की थी, तो ली कियांग अभी भी नफरत से अपने दांत पीस रहा था। उसने आह भरी और नकली मुस्कान दी। हाँ, बहुत अच्छा।
जियान चांगशेंग का मन दो बच्चों से भरा हुआ था, इसलिए उन्होंने ली कियांग के स्वर में असामान्यता पर ध्यान नहीं दिया। ये सुनकर उसने झट से पूछा, जल्दी बताओ वे कैसे दिखते हैं? क्या वे मेरे जैसे दिखते हैं? आपका बेटा आपके जैसा है, ली कियांग ने धीरे से कहा। आपका बेटा 18 या 19 साल का होना चाहिए। वह लगभग 1.8 मीटर लंबा है और जब आप जवान थे तो आपके जैसा दिखता है। उसकी मोटी भौहें और चमकदार आंखें हैं। वास्तव में, जियान चांगशेंग इस तरह उत्साहित था मानो उसने जियान यू को देखा हो। फिर उन्होंने पूछा, मेरी बेटी के बारे में क्या? बेटी? ली कियांग ने एक पल के लिए सोचा। उसे जियान ए की शक्ल अच्छी तरह से याद थी, लेकिन एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि उसका वर्णन कैसे किया जाए। जियान चांगशेंग ने अपनी आंखें चौड़ी की और उसकी ओर देखा। थोड़ी देर बाद उसने ली कियांग को धीमे स्वर में ये कहते हुए सुना, वह तुम्हारी तरह दिखती है, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। वह मीज़ी जैसी दिखती है, लेकिन मीज़ी जैसी भी नहीं। वह तुम दोनों से मिलती जुलती है, लेकिन यह उतना स्पष्ट नहीं है। जियान चांगशेंग खुश थे। उसके लिए इसका मतलब ये था कि वह उसके जैसी ही थी। उनका बेटा और बेटी दोनों उनके जैसे ही थे। इसके बारे में सोचकर ही वह खुश हो गया। जियान चांगशेंग की अभिव्यक्ति देखकर ली कियांग को पता चल गया कि वह दिल से खुश है। हालांकि उन्हें फिर भी कहना पड़ा, एक पिता के रूप में, ये समझ में आता है कि आप अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। हालांकि जब आप चले गए तो एक केवल 2 साल का था और दूसरा मीज़ी के पेट में था। ये भी निश्चित नहीं है कि बच्चों को पता है कि आप आसपास हैं। आपको पहले मीज़ी की मंजूरी लेनी होगी। ली कियांग के शब्द ठंडे पानी की बाल्टी की तरह थे जो जियान चांगशेंग के चेहरे पर गिर गए। जी हाँ, उनके जाने के बाद उनका बेटा सिर्फ 2 साल का था और उनकी बेटी का जन्म भी नहीं हुआ था। वह नहीं जानता था कि क्या बच्चों को पता था कि वह उनका पिता है। उसके वापस चले जाने के दृढ़ संकल्प ने मीज़ी के दिल को ठेस पहुंचाई होगी। भले ही मीज़ी ने उन्हें नहीं बताया, फिर भी यह समझ में आता था। उसे डांटने का अधिकार भी कम था। जियान चांगशेंग का दिल ठंडा हो गया। उसके कोई गलत विचार नहीं थे। वह सिर्फ अपने बच्चों को देखना चाहता था। वह उन्हें दूर से देखकर ही संतुष्ट हो जाएंगे। जियान चांगशेंग की अभिव्यक्ति को देखकर ली कियांग को पता था कि वह क्या सोच रहा था। वह आहें भरने और जियान चांगशेंग के कंधे को थपथपाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उन्होंने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अपने आप पर बहुत अधिक दबाव मत डालो। चाहे तुम उन्हें देखो या नहीं, वे सभी आपके बच्चे हैं। भविष्य के बारे में अटकलें लगाना हमारे लिए अच्छा नहीं है। शायद आप उन्हें किसी दिन देखेंगे। जियान चांगशेंग ने चुपचाप सिर हिलाया। इन वर्षों में उसने कभी भी मीज़ी और उसके 2 बच्चों की तलाश के लिए वापस जाने की कोशिश नहीं की। सबसे पहले, बूढ़ा व्यक्ति उन्हें करीब से देख रहा था। दूसरे, उसे डर था कि कियाओ शुई को पता चल जाएगा, इसलिए उसने कभी उनके बारे में नहीं पूछा। बाद में, कियाओ शुई ने उसके लिए 2 बच्चों को जन्म दिया, जिससे जियान यू और जियान ए के लिए उसके दिल में पछतावा और खालीपन भर गया। उसने सोचा कि सब कुछ बीत जाएगा और उसका नया जीवन उसके लिए खुला है। उसे कम ही पता था कि 10 साल बाद, जब उसने वांग युनमेई को फिर से देखा, तो वह ऐसे जाग गया जैसे किसी सपने से। वह हर चीज़ के बारे में अपने आप से झूठ बोल रहा था। उसने अपने दिल में जियान यू और जियान ए को कभी जाने नहीं दिया था। इतने वर्षों तक उन्हें नज़रअंदाज करते हुए वह खुद से झूठ बोलता रहा था। वह जियान यी और जियान यिचेन के पिता थे। इसी तरह वह जियान यू और जियान ए के पिता थे। उनके दिल में चारों बच्चों का वजन एक जैसा था।
भले ही उन्होंने इतने सालों तक जियान यू और जियान ए को कभी नहीं देखा था, एक पिता के रूप में अपने बच्चों के प्रति उनका प्यार उनकी सहज प्रवृत्ति थी। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था और विरोध भी नहीं करना चाहता था। मई की पहली छुट्टियां जल्दी बीत गईं। अधिकांश छात्र छुट्टियों के दौरान यात्रा करते थे। स्कूल लौटने के बाद पहले दिन सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। वे 2 या 3 के समूह में एकत्र हुए और अपनी यात्राओं के दौरान कुछ दिलचस्प चीज़ों के बारे में बात की। जियान ए बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी, तभी उसके पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आई। बिना देखे वह बता सकती थी कि यह गुआन ताओ की आवाज़ थी। जियान ए मुस्कुराया और गुआन ताओ की ओर हाथ हिलाते हुए मुड़ा। गुआन ताओ आगे दौड़े और कहने से पहले 2 गहरी सांसें लीं। आखिरकार मैंने तुम्हें देख लिया। आप पिछले 7 दिनों से कहाँ थे? मैं तुम्हें ढूंढने के लिए 3 बार तुम्हारे घर गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जियान ए ने अजीब तरीके से कहा। मुझे क्षमा करें, मैं खेलने के लिए बाहर गया था और आपको बताना भूल गया। बाहर खेलने गए थे? अपने आप से? गुआन ताओ स्तब्ध रह गया। वह और जियान ए एक साथ बड़े हुए। जियान ए आमतौर पर छुट्टियों के दौरान खेलने के लिए बाहर नहीं जाती थी, इसलिए वह मूल रूप से घर पर ही थी, जियाची और अन्य लोगों के साथ। जियान ए ने उत्तर दिया। ये पता चला कि वह याओ जियाची के साथ थी। गुआन ताओ ने तुरंत सोचा कि जियान ए जिन अन्य लोगों के बारे में बात कर रहा था वे उनके माता पिता थे। उसने धीरे से सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं, मैंने देखा कि घर पर हमेशा दरवाजा बंद रहता था। जियान ए शुरू में गुआन ताओ को बताना चाहती थी कि वह मकाओ गई थी। आखिरकार गुआन ताओ उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। हालांकि वह उन शब्दों को निगल गई जो उसके मुंह से निकलने ही वाले थे। उसे लगा कि अभी समय नहीं आया है। सब कुछ स्थिर हो जाने के बाद उसे बताने में देर नहीं होगी। बस आने से पहले दोनों कुछ देर तक सड़क के किनारे इंतजार करते रहे। उस सुबह एरजोंग के प्रवेश द्वार पर हमेशा की तरह कई शानदार कारें थीं। लिन यी, यान तियान और गाओ यांग ने स्कूल की वर्दी पहनी हुई थी और एक कंधे पर स्कूल बैग लटकाया हुआ था। वे स्कूल के गेट पर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर बातें कर रहे थे। जब वे मिले तो सबसे पहले यान तियान ने बात की। ये कैसा था, आप दोनों? मुझे लगता है कि आपने छुट्टियों के दौरान खूब आनंद उठाया, है ना? किसी ने मुझे नहीं बुलाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह शिकायत कर रहा था। लेकिन यान तियान ने इसे मुस्कुराते हुए कहा, ये जानते हुए कि वह उन्हें चिढ़ा रहा था। लिन यी ने तुरंत उत्तर दिया, हम आपको परेशान करने की हिम्मत कैसे करेंगे? किंगहुआन सेट पर है। क्या आप हर दिन छोटे मोटे काम नहीं करते होंगे? जब यान तियान ने ये सुना तो वह अपनी भौहें ऊपर उठाने से खुद को नहीं रोक सका। उसने तुरंत अपने बैग की जेब से 2 लिफाफे निकाले। वे लिफाफे बहुत उत्तम थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सावधानीपूर्वक तैयार किया गया हो। गाओ यांग ने चिल्लाकर कहा, लाल पैकेट? कितना आशाजनक! ये सुनकर यान तियान ने गाओ यांग की ओर देखा। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह मत कहो कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा था। मैंने किंगहुआन से आप दोनों के लिए यून बुयाओ का ऑटोग्राफ लिया। यहाँ एक लिन यी और गाओ यांग अपनी स्तब्धता से बाहर निकलने से पहले एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। लिन यी ने आश्चर्य और खुशी से कहा, सचमुच? यहाँ तक कि गाओ यांग, जो आमतौर पर बहुत कम अभिव्यक्ति थी, सुखद आश्चर्य हुआ। यान तियान ने गर्व से अपना सिर उठाया। बेशक, मैं पिछले कुछ दिनों से हर दिन सेट पर किंगहुआन के साथ रहा हूँ। मैंने हर दिन यूं बुयाओ को भी कई बार देखा। इसके अलावा,
क्या आप जानते हैं कि यूं बुयाओ का स्टूडियो किंग हुआन को पसंद करता है और उसे साइन करना चाहता है? निर्देशक वांग यिमिंग की कंपनी भी उसे साइन करना चाहती है। किंग हुआन अच्छा है। लिन यी मुस्कुराईं। वह भी अपने दोस्त के लिए खुश था। गाओ यांग ने लिफाफा लिया और उसे खोला। ये वास्तव में यूं बुयाओ की हस्ताक्षरित तस्वीर थी। इसके अलावा इसे विशेष रूप से टू गाओ यांग के साथ लिखा गया था। यान तियान ने इस पर बहुत विचार किया था। ऑटोग्राफ को सावधानीपूर्वक हटाने के बाद गाओ यांग ने एक दुर्लभ क्षण में यान तियान से कहा, धन्यवाद। यान तियान हंसा। उसकी कांस्य त्वचा के नीचे सफ़ेद दांतों की एक पंक्ति देखी जा सकती थी। हम भाई हैं। समारोह में खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वे बात कर रहे थे, एक मर्सिडीज बेंज कार धीरे धीरे सड़क पर रुकी। दरवाज़ा खुला और जिया क्विंगहुआन नीचे उतरा। उन्हें देखकर जिया क्विंगहुआन दंग रह गई। तुम लोग यहाँ किस लिए खड़े हो? जैसे ही वह बोली, वह पहले ही उनके पास आ चुकी थी। यान तियान ने तुरंत जिया क्विंगहुआन के कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा, हम सिर्फ आपके प्रोडक्शन टीम में होने के बारे में बात कर रहे थे। जिया क्विंगहुआन ने असभ्यता से अपनी आंखें घुमाईं। यदि आप उत्सुक हैं, तो मैं आपको किसी दिन देखने के लिए लाऊंगा। कोई ज़रूरत नहीं है। लिन यी मुस्कुराईं। यह आपके अभिनय को प्रभावित करेगा। जिया क्विंगहुआन सिर्फ मजाक कर रहा था। प्रोडक्शन टीम में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था, खासकर अगर वह निर्देशक वांग यिमिंग की टीम हो। वह बहुत सख्त थे। जिया क्विंगहुआन ने तुरंत विषय बदल दिया और लिन यी और गाओ यांग की ओर देखा। क्या आप दोनों विदेश गए थे? आपकी ओर से कोई खबर क्यों नहीं मिली? हम कहीं नहीं गए, गाओ यांग ने सरलता से कहा। मैं शुरू में आप लोगों को मौज मस्ती करने के लिए बुलाना चाहता था, लेकिन जब मैंने सोचा कि निश्चित रूप से आपके पास समय नहीं होगा क्योंकि आप फिल्म कर रहे थे और यान तियान आपका पीछा कर रहा था, तो मैंने आपसे संपर्क नहीं किया। मैं पिछले कुछ दिनों से गाओ यांग के साथ घूम रहा हूँ, लिन यी ने कहा। जब यान तियान ने ये सुना, तो वह अपने होठों को सिकोड़ने से नहीं रोक सका। उन्होंने लिन यी की ओर देखा और अर्थपूर्ण ढंग से कहा, फिर आपने जियान ए की तलाश क्यों नहीं की? इससे पहले कि लिन यी कुछ कह सके, गाओ यांग ने कहा, वह उसकी तलाश करना चाहता था, लेकिन जियान ए के पास फ़ोन नहीं है, इसलिए वह उससे संपर्क नहीं कर सका। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वे सभी हंस पड़े। लिन यी नाराज नहीं थीं। उनके बीच ये कोई रहस्य नहीं था कि उन्हें जियान ए पसंद था। अब जब वे उसके और जियान ए के बारे में मजाक कर रहे थे, तो उसे गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसे यह एहसास पसंद आया। वर्ष 1 में कुछ प्रसिद्ध लोग स्कूल के गेट पर बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। सुबह सुबह ये खूबसूरत नज़ारा बन गया। वहाँ से गुजरने वाले छात्र उन्हें देखने के लिए पीछे मुड़ते रहे। हालांकि वे चारों बिना अंतराल वाले अंडे की तरह थे। उनके साथ जुड़ने की बात तो दूर, लेकिन अगर वे उनसे संपर्क करना भी चाहें तो यह असंभव था। लेकिन अब प्रथम वर्ष के सभी छात्रों को पता था कि अतीत में 4 लोग अब 6 व्यक्ति समूह बन गए हैं। जियान ए और गुआन ताओ, साउथ सिटी की मलिन बस्तियों की 2 लड़कियां, जिन पर अतीत में हर कोई हंसा करता था, बेवजह उनके साथ जुड़ गई थीं और उनका बंधन बेहतर होता जा रहा था। हर कोई नहीं जानता था कि क्या हुआ था। विवरण की तो बात ही छोड़ दें। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि जियान ए और गुआन ताओ से ईर्ष्या करनी चाहिए या नहीं। जियान ए और गुआन ताओ स्कूल के गेट तक गए और उन्हें मुस्कुराते हुए देखा। वे एक दूसरे को देखने से खुद को नहीं रोक सके। वे दोनों आगे बढ़े। यान तियान ने जियान ए को एक नज़र में देखा और तुरंत लिन यी को अपने कंधे से टकराया। वह
मुस्कुराया और बोला, देखो यहाँ कौन है। लिन यी ने ऊपर देखा और जियान ए को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। जियान ए की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह ही थी। उसने मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, वे वही शब्द थे जो जिया क्विंगहुआन ने कहे थे। तुम लोग यहाँ किस लिए खड़े हो? जिया क्विंगहुआन ने कहा, हम एक दूसरे से टकराए, इसलिए हमने थोड़ी देर बात की। फिर उसने अचानक कुछ सोचा और जियान ऐसे कहा, जियो ए। लिन यी ने कहा कि वह चाहता था आपसे कुछ के बारे में बात करें। हम पहले अंदर जाएंगे, आप दोनों बात कर सकते हैं। इसके साथ उसने यान तियान और गाओ यांग को देखा। वे समझ गए और हंसते हुए स्कूल की ओर चल दिए। जब जिया क्विंगहुआन जियान ए के पास से गुजरी, तो उसने भ्रमित गुआन ताओ को भी दूर खींच लिया। उनके जाने के बाद केवल जियान ए और लिन यी ही पेड़ के नीचे बचे थे। लिन यी अपने होश में वापस आ गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उन्होंने तुरंत समझाया, क्विंगहुआन ने जानबूझकर ऐसा किया। उसकी बकवास मत सुनो। जियान ए ने समझा और हल्के से सिर हिलाया। मुझे पता है, चलो हम भी अंदर चलते हैं। उन दोनों को शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। वे अपने दोस्तों को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वे उन दोनों के लिए अकेले रहने का मौका बना रहे थे। हालांकि लिन यी के लिए वह जानता था कि उसे जियान ए पसंद है, लेकिन वह उसके लिए जियान ए की भावनाओं के बारे में थोड़ा अनिश्चित था। इसलिए लिन यी को लगा कि वह कबूल करने को लेकर चिंतित नहीं हो सकता। यदि उसे अस्वीकार कर दिया जाता, तो कोई संभावना ही नहीं होती। आखिरकार उन्हें पहले ही एक बार अस्वीकार कर दिया गया था। इसलिए लिन यी की योजना अब पहले जियान ए का पीछा करने और समय आने पर उसके सामने अपनी भावनाओं को कबूल करने की थी। इस तरह वह अधिक आश्वस्त होगा। क्या आप छुट्टियों के दौरान खेलने के लिए बाहर गए थे? मैं कहीं नहीं गया। मैं आपसे खेलने के लिए पूछना चाहता था, लेकिन मेरे पास आपके घर का फ़ोन नंबर नहीं था। मुझे भी नहीं पता कि आप कहाँ रह रहे हैं। लिन यी जियान ए के पास चले गए और लापरवाही से कहा, मैं बैयुन शहर में नहीं था। मैं परसों ही वापस आया हूँ, जियान ए ने उत्तर दिया। फिर उसने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला और लिन यी को दे दिया। मेरे पास मेरा फ़ोन है, अपना नंबर सेव करें। लिन यी स्तब्ध थी। उसने जियान ए के हाथ में नया फ़ोन देखकर पलकें झपकाईं और खुद को पूछने से नहीं रोक सका, आपका अपना फ़ोन? जियान ए ने अपनी भौहें उठाईं और सिर हिलाया। वह उसे देखकर मुस्कुराई। चिंता मत करो, ये चोरी नहीं हुआ था। मेरा मतलब यह नहीं था, लिन यी ने तुरंत कहा। मुझे पता है। जब जियान ए ने लिन यी को फ़ोन सौंपा तो उसके चेहरे पर शांत भाव थे। इसे बचा लो, भविष्य में आपसे संपर्क करना आसान हो जाएगा। जियान ए के पास कोई विचलित करने वाला विचार नहीं था। उसने लिन यी को सिर्फ अपना दोस्त माना और बाद में किंगहुआन का नंबर भी सेव करने की योजना बनाई। उसके पास उनसे संपर्क करना आसान बनाने के अलावा कोई अन्य लक्ष्य नहीं था। लिन यी ने फ़ोन लिया और उसके नंबर पर कॉल किया। कॉल आने के बाद उसने फ़ोन काट दिया। जियान ए के फ़ोन पर अपना नाम सहेजने के बाद लिन यी ने अपना फ़ोन निकाला और जियान ए का नंबर सहेजा। संख्याओं का आदान प्रदान करने के बाद लिन यी ने जियान ए की ओर देखा और कहा, पहले जो हुआ उसके लिए मैंने आपको धन्यवाद नहीं दिया। जियान ए ने उनके और जियान यी के मामले को सुलझाने में उनकी मदद की। चूंकि वह नहीं जानता था कि जियान ए ने जियान यी से माफ़ी मांगने और कैफेटेरिया में इतने सारे लोगों के सामने मामले को स्पष्ट करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया था। लिन यी ने अभी तक जियान ए को धन्यवाद नहीं दिया था। लिन यी को ये याद आया
लेकिन जियान दंग रह गया। आखिरकार इस घटना को हुए काफी समय हो गया था, इसलिए जियान कुछ देर तक प्रतिक्रिया नहीं दे सका। पहले क्या हुआ था? जियान भ्रमित लग रहा था। मेरे और जियान यी के बारे में, लिन यी ने कहा। तभी जियान को समझ आया। फिर उसने उदासीनता से अपना हाथ हिलाया। मैं सोच रहा था कि वह क्या था। वैसे भी ये सब अतीत की बात है, इसके बारे में चिंता मत करो, ऐसा नहीं चलेगा। लिन यी ने जल्दी से कहा। मैं आपको बाद में खाना खिलाऊं तो कैसा रहेगा? जैसे ही लिन यी ने ऐसा कहा, उसे पछतावा हुआ। उसने चुपचाप अपना सिर पीट लिया। ये बहुत स्पष्ट था, जैसा कि अपेक्षित था। जियान ने उस पर अपनी भौहें उठाईं। मुझे लगता है कि आपका कोई गुप्त उद्देश्य है। लिन यी का चेहरा तुरंत लाल हो गया। मुझे क्षमा करें। लिन यी का दिल जोर से धड़क उठा और वह तुरंत घबरा गया। उन्होंने अप्रत्याशित रूप से माफी मांगी। जियान ने लिन यी का घबराया हुआ रूप देखा और हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था, जियान ने रुककर कहा। भोजन करना ठीक है, लेकिन बाकी सभी लोगों के साथ? लिन यी ने जल्दी से सिर हिलाया। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर एक साथ, जब तक जियान सहमत होने को तैयार था। यह उसका मौका था। वे दोनों एक साथ कक्षा में दाखिल हुए। गपशप करने वाले छात्र उनकी ओर सार्थक दृष्टि से देखे बिना नहीं रह सके। जियान अपनी सीट पर लौट आई और जिया क्विंगहुआन तेजी से उसके करीब चली गई। उसने उत्साह से पूछा, आप दोनों ने किस बारे में बात की? क्या लिन यी ने कबूल किया? क्या? जियान बेबसी से मुस्कुराया। बेकार चीजों के बारे में चिंता मत करो। उसने वास्तव में ऐसा नहीं किया। जिया क्विंगहुआन अनिच्छुक था। जियान ने अपना सिर हिलाया। नहीं, इतना बेकार। जिया क्विंगहुआन ने नाखुशी से अपने होंठ भींच लिए। जियान ने उसकी ओर देखा और उसे अनदेखा कर दिया। इस समय फॉर्म शिक्षक सुन दाशेग ने अपनी पाठ्यपुस्तक के साथ कक्षा में प्रवेश किया। शोरगुल वाली कक्षा तुरंत शांत हो गई। सुन दाशेग ने चश्मा पहना हुआ था और वह गंभीर दिख रहे थे। मंच पर जाने के बाद उन्होंने कहा, मुझे हर किसी से कुछ कहना है। इस महीने के अंत में हमारे शहर का गणितीय ओलंपियाड आयोजित किया जाएगा। सिटी एजुकेशन ब्यूरो ने इसका आयोजन किया। स्कूल के नेताओं ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और इस प्रतियोगिता में स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्कृष्ट परिणाम वाले छात्रों को चुनने का फैसला किया है। पिछली मासिक परीक्षा के बाद हमारी कक्षा एक शीर्ष कक्षा है, इसलिए शिक्षकों को उम्मीद है कि छात्र उत्साहपूर्वक प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इससे कक्षा और स्कूल को सम्मान मिलेगा। प्रत्येक स्कूल में 5 स्लॉट हैं। जो छात्र स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें स्कूल की आंतरिक प्रतियोगिता के माध्यम से चुना जाएगा। जब उन्होंने सुना कि यह एक गणितीय ओलंपियाड है, तो छात्रों को तुरंत निराशा हुई। इस तरह की प्रतियोगिता की सामग्री किताबों में नहीं लिखी गई थी। प्रश्न विशेष रूप से कठिन थे। जब वे जूनियर हाई में थे तो कुछ छात्रों ने इसमें भाग लिया, लेकिन उन्हें केवल 40 से 50 अंक ही मिले। सुन दाशेग के बोलने के बाद कक्षा में सन्नाटा छा गया। वह जानता था कि कक्षा में भाग लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने अपना गला साफ किया और कहा, इस बार शहर के गणितीय ओलंपियाड में रैंक करने वाले छात्रों के पास एक सहेजा हुआ रिकॉर्ड होगा और कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए बोनस अंक प्राप्त होंगे। सर्वोत्तम परिणाम वाले छात्र स्कूल के आगामी प्रचार वीडियो में अभिनय करेंगे। प्रचार वीडियो प्रांतीय टेलीविजन स्टेशन पर प्रसारित किया जाएगा। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए बोनस अंकों के उल्लेख पर जियान ने, जो अपना सिर नीचे करके डेस्क को साफ कर रही थी,
मदद नहीं कर सकी लेकिन ऊपर देखने लगी। अपने पिछले जीवन में जिस वर्ष जियान ए ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा दी, वह कैपिटल यूनिवर्सिटी के लिए उच्चतम कट ऑफ स्कोर वाला वर्ष था। जियान ए के परिणाम उत्कृष्ट थे और उसने हाई स्कूल के तीसरे वर्ष में अध्ययन करते हुए पूरा 1 वर्ष बिताया। अंत में उसने सफलतापूर्वक कैपिटल यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। हालांकि वह अपनी इच्छानुसार कैपिटल यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गई, लेकिन कॉलेज की प्रवेश परीक्षा अभी भी बेहद खतरनाक थी। वह वर्ष न केवल कैपिटल यूनिवर्सिटी के लिए उच्चतम कट ऑफ स्कोर वाला वर्ष था, बल्कि प्रश्नों के लिए सबसे कठिन वर्ष भी था। बैयून शहर के सभी उच्च विद्यालयों में से केवल 12 छात्र कैपिटल यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले पाए। जियान ए इरजोंग से एकमात्र थी, लेकिन वह पासिंग स्कोर से केवल 3 अंक ऊपर थी। जियान ए के मन में कैपिटल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत सारी भावनाएं थीं। अपने पिछले जीवन में वह हमेशा कैपिटल यूनिवर्सिटी में प्रवेश को अपने लक्ष्य के रूप में देखती थी। अपने पुनर्जन्म के बाद भी वह कैपिटल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती थी। हालांकि इस बार वह गरिमा के साथ विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहती थी और अपने पिछले जीवन की तरह दयनीय नहीं होना चाहती थी। लगभग रैंकिंग से नीचे गिरना चाहती थी। जब जियान ए ने बोनस अंक सुने तो उसने ऊपर देखा। दूसरी ओर जियान यी को तब दिलचस्पी हुई जब उसने सुना कि वह स्कूल के प्रचार वीडियो में अभिनय कर सकती है। उसका सपना हमेशा से एक सेलिब्रिटी बनने का था, सुर्खियों में रहने के लिए जो कुछ भी वह अपनाती थी और पसंद करती थी। दुर्भाग्य से जियान समूह कभी भी मनोरंजन उद्योग में शामिल नहीं हुआ था। ये सुनकर कि उनके लिए स्क्रीन पर आने का मौका है, जियान यी को तुरंत एक विचार आया। वह सुंदर और सुंदर थी। यदि उसने स्कूल का प्रचार वीडियो फिल्माया और इसे प्रांतीय टेलीविजन स्टेशन पर प्रसारित किया गया, तो कौन जानता था कि कौन सी मनोरंजन कंपनी या निर्देशक उसे पसंद करेगा। इसी सोच के साथ मन में जियान यी उत्साहित महसूस करने लगा। उसने सोच लिया था कि उसे टॉप स्टूडेंट बनकर निकलना है। न केवल जियान ए और जियान यी, बल्कि कई अन्य छात्रों ने निजी तौर पर बात करना शुरू कर दिया। हालांकि उनमें से अधिकांश का विचार जियान ए जैसा ही था। वे कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए उच्च अंक प्राप्त करना चाहते थे। हालांकि ये सभी बच्चे अमीर परिवारों से थे, फिर भी ये कक्षा 1 में अव्वल विद्यार्थी थे। वे अभी भी एक अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने की आशा कर रहे थे, भले ही उन्हें एरजोंग में पहले से ही इतनी बेहतर शिक्षण स्थितियों का आनंद मिला हो। लेकिन अगर वे कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए अतिरिक्त अंक प्राप्त कर सकें, तो ये बाघ में पंख जोड़ने जैसा होगा। कई लोगों ने पहले ही साइन अप करने का फैसला कर लिया था। सभी के चेहरों के भावों को देखते हुए सुन दाशेग ने संतुष्टि में सिर हिलाया। फिर उन्होंने जिया क्विंगहुआन से कहा, कक्षा मॉनिटर, लंच ब्रेक के दौरान उन छात्रों की सूची संकलित करें जो आवेदन करना चाहते हैं और उन्हें मेरे कार्यालय में भेजें। ठीक है शिक्षक। जिया क्विंगहुआन तुरंत सहमत हो गया। दोपहर के समय कैफेटेरिया में छात्रों के बीच बातचीत का विषय बदलकर इस गणितीय ओलंपियाड पर आ गया। जियान ए और लिन यी एक के बाद एक लाइन में खड़े थे। किंगहुआन ने कहा कि आप गणितीय ओलंपियाड में भाग लेना चाहते हैं? लिन यी ने धीमी आवाज में पूछा और अपनी चमकदार आंखों से जियान ए की बर्फ सफ़ेद प्रोफाइल को देखा। जियान ए ने लिन यी की ओर देखा और सिर हिलाया। यह सही है। जियान ए हमेशा से एक ऐसा व्यक्ति था जो दिखावा नहीं करना चाहता था। हालांकि पिछले कुछ दिनों में सभी ने उसमें बदलाव देखा था। फिर भी लिन यी थोड़ा आश्चर्यचकित थी कि वह गणितीय ओलंपियाड में भाग लेने की पहल कर रही थी। हम कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए अतिरिक्त अंक प्राप्त कर सकते हैं, जियान ए ने तुरंत कहा।
मैं कैपिटल यूनिवर्सिटी में प्रवेश करना चाहता हूँ। अगर मैं अतिरिक्त अंक हासिल कर सकता हूँ तो मैं और अधिक आश्वस्त हो जाऊंगा। कैपिटल यूनिवर्सिटी में प्रवेश करें। लिन यी स्तब्ध थी। उन्होंने नहीं सोचा था कि जियान ए की ऐसी महत्वाकांक्षाएं होंगी। कैपिटल यूनिवर्सिटी चीन में शीर्ष विश्वविद्यालय थी और दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में 7वें स्थान पर थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि लिन यी आश्चर्यचकित थी। आखिरकार यह कोई आसान उपलब्धि नहीं थी। लिन यी को होश में आने में थोड़ा समय लगा, लेकिन उन्होंने अनिश्चितता के साथ फिर से पूछा, आपने कैपिटल यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने का फैसला किया है? लिन यी आश्चर्यचकित दिखे और जियान ए को यह अजीब लगा। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? जियान ए ने अपनी भौहें उठाईं और शांत दिखीं। मैं वास्तव में कैपिटल यूनिवर्सिटी में प्रवेश करना चाहता हूँ। लिन यी अवाक थी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिन यी एक पल के लिए चुप रही। हालांकि उसके नतीजे खराब नहीं थे, फिर भी वह केवल प्रथम वर्ष में ही था। वह निश्चित रूप से यह नहीं कह सके कि आने वाले अगले 2 वर्षों में क्या होगा। चीन के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में प्रवेश के बारे में सोचना तो दूर की बात है। वह चाहकर भी शायद ऐसा नहीं कर पाएगा। लेकिन अब जियान ए उसे इतने आत्मविश्वास से बता रही थी कि वह कैपिटल यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना चाहती थी। लिन यी को अपने दिल में एक अकथनीय आवेग महसूस हुआ। वह उसके साथ कैपिटल यूनिवर्सिटी के लिए आवेदन करना चाहता था। लिन यी मन ही मन सोच रहा था जब जियान ए ने उसका हाथ खींच लिया। जल्दी करो, अब हमारी बारी है। लिन यी ने जियान ए से वादा किया था कि वह उसे 1 महीने तक दोपहर का भोजन देगा। 1 महीना पहले ही बीत चुका था, लेकिन चूंकि पिछले महीने विला में आग लगने के कारण लिन यी 1 सप्ताह से अधिक समय तक स्कूल में नहीं थी। जियान ए ने फिर भी लिन यी से उसका बकाया चुकाने के लिए कहा। लिन यी के पास स्वाभाविक रूप से कहने के लिए कुछ नहीं था। वह अभी भी इस भोजन के लिए भुगतान कर रहा था। भोजन प्राप्त करने के बाद जियान ए अपनी थाली के साथ जिया क्विंगहुआन और गुआन ताओ से मिलने गई, जबकि लिन यी यान तियान और गाओ यान की तलाश में गए थे। आप दोनों किस बारे में बातें कर रहे थे? जैसे ही वह बैठी, जिया क्विंगहुआन गपशप भरी अभिव्यक्ति के साथ आगे की ओर झुक गई। जियान ए को अंततः समझ में आया कि लिन यी के साथ अपने रिश्ते को लेकर किंगहुआन सबसे अधिक सक्रिय थी। कौन बकबक कर रहा है? जियान ए ने अपनी आंखें घुमाईं और उसे अनदेखा कर दिया। उसने आलू का एक टुकड़ा उठाया और मुंह में भर लिया। गुआन ताओ और मैंने इसे देखा। आप दोनों कतार में खड़े थे और बिना रुके बात कर रहे थे। आप अभी भी इसे स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। जिया क्विंगहुआन ने घूर कर देखा जियान ए और कहा, मुझे यह मत बताइए कि आप दोनों पहले से ही गुप्त रूप से एक साथ मिल चुके हैं। आप एक भूमिगत संबंध बनाना चाहते हैं? क्या आप उत्साह के किसी अन्य रूप की तलाश में हैं? दीदी, आपके मन में हर तरह का उत्साह है। जियान ए हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। क्या आप एक अभिनेता या पटकथा लेखक हैं? आप बातें बनाने में बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि आपको अपनी नौकरी बदल लेनी चाहिए। ठीक है, किंगहुआन, गुआन ताओ ने इस समय कहा। अगर जियो वे वास्तव में लिन यी के साथ मिल जाती है, तो वह इसे हमसे नहीं छिपाएगी। जब शामिल व्यक्ति नहीं है तो चिंतित न हो। मैं चिंतित कैसे नहीं हो सकता? ये सुनकर जिया क्विंगहुआन दुखी हो गई। लिन यी मेरा भाई है और जियो ए मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अतीत में जियो ए को दिलचस्पी थी जबकि लिन यी को नहीं। अब ये दूसरा तरीका है। क्या वे दोनों भाग्य के साथ खेल रहे हैं? मैं बहुत चिंतित हूँ। जिया किंगहुआन मदद नहीं कर सका, लेकिन जियान ए तक पहुँच गया जो खा रहा था।
उसने गंभीर स्वर में पूछा। छात्र जियान ने, मुझे आपसे गंभीरता से पूछने दीजिए, क्या आप सचमुच अब लिन यी को पसंद नहीं करते? जियान ए ने सिर हिलाया और गंभीरता से उत्तर दिया, मैं वास्तव में अब उसे पसंद नहीं करता। क्यों? जिया क्विंगहुआन के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। क्या वह सुंदर नहीं है? जियान ए ने सिर हिलाया। आकर्षक? जिया किंगहुआन ने फिर पूछा, क्या उसका चरित्र अच्छा है? जियान ए ने फिर सिर हिलाया। वह काफी अच्छा है। चूंकि आपको लगता है कि वह सुंदर और अच्छा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह आपको पसंद करता है, तो आप उसे पसंद क्यों नहीं करते? उत्तेजित जिया किंगहुआन का सामना करते हुए जियान ए ने केवल हल्के से पलकें झपकाईं। कोई कारण नहीं, मैं अब उसे पसंद नहीं करता। जिया किंगहुआन। उसने हार मान ली। जिया क्विंगहुआन ने सोचा था कि जियान ए पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया से ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में अब लिन यी को पसंद नहीं करती है। वह अपने दिल में आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। जिया किंगहुआन ने मन ही मन सोचा, कितने अफसोस की बात है। लिन यी, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। आप सुंदरता जीत सकते हैं या नहीं यह आप पर निर्भर करेगा। उद्धरण चिन्ह।